हेलो। तो अब जब ये तय हो गया है कि आवाज़ साफ-साफ जा रही है, तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। आज की हमारी बातचीत का सबसे पहला सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक मज़दूर जो अपने किन्हीं औज़ारों के ज़रिए पैसे कमाता है, वो औज़ार मैं उसे किसी को दान कर देने कहूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली नहीं देना चाहेगा। ठीक है, क्यों नहीं देना चाहेगा? क्योंकि वो उससे पैसे कमाता है, अगर किसी और को दे देगा तो वो उससे पैसे कमा कैसे पाएगा? बिल्कुल वैसा ही अब आप सोचिए किसी वकील के बारे में, किसी डॉक्टर के बारे में या किसी इंजीनियर के बारे में। इन मामलों में क्या होगा? ये लोग अपनी जानकारी के ज़रिए पैसे कमाते हैं। जो जानकारी इनके पास है, पैसा उसकी वजह से ही आता है। अगर कानून की जानकारी वकील के पास हो और उतनी ही जानकारी आपके खुद के पास भी हो, तो भला आप वकील के पास क्यों जाना चाहेंगे? आप वो काम खुद ही कर लेंगे। अगर किसी इंजीनियर के बराबर जानकारी मकान बनाने के बारे में आपके खुद के पास हो, तो फिर आप इंजीनियर से मकान क्यों बनवाएँगे? आप वो सारी जानकारी मिस्त्री को, मज़दूरों को खुद देंगे और पैसे बचा लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही चुनावों के मामले में होता है। चुनाव के जैसे ही नज़दीक आते हैं, वैसे ही सर्वेक्षणों की बाढ़ आ जाती है। बिहार में हम लोगों की उम्मीद थी कि मार्च खत्म होते-होते चुनाव के सर्वेक्षणों का दौर शुरू हो जाएगा। किस्मत से इस बार कोरोना का खतरा आया और ऐसे सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन अब जब कोरोना का खतरा थोड़ा कम हो रहा है, लोग घर से बाहर निकलने लगे हैं, तो फिर से चुनावी हलचल और इन सर्वेक्षणों की बातचीत सुनाई देनी शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि मीडिया आखिर ऐसे सर्वेक्षण करता कैसे? क्या कोई विषय है जिसकी पढ़ाई करनी पड़ती है? तो इस सवाल का जवाब बिल्कुल साफ है कि जी हाँ, एक विषय होता है जिसकी पढ़ाई करनी होती है, उसे सैफोलॉजी कहते हैं। सैफोलॉजी में पी साइलेंट होता है, इसलिए स्पेलिंग आप बाद में टाइप किया हुआ देख लें। उच्चारण के लिए सैफोलॉजी कहते हैं। भारत में अगर देखें तो इस विधा के जनक क्या है, हम कह सकते हैं कि एन भास्कर राव से पहले इस विधा को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा होता था। उन्होंने ही सबसे पहले मीडिया, टीवी, अखबारों और ऐसे सारे माध्यमों में ये सारा काम शुरू किया। जो आज की तारीख में आपको चुनावी सर्वेक्षण में बातचीत करते नजर आते हैं, वो सारे के सारे लोग सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर एन भास्कर राव के ही शिष्य हैं। इनमें प्रणय रॉय शामिल होंगे, इनमें आपके सलीम यादव, योगेंद्र सलीम यादव, वो भी शामिल होंगे। इनके अलावा और आप सोच सकते हैं नाम, तो एक दुबे साहब आते हैं, वो भी उनके शिष्यों में रहे होंगे। ये सारे लोग या तो सीधे-सीधे उनसे सीखते हैं या उनकी लिखी हुई किताबों से सीखते हैं। तो उनकी लिखी हुई एक किताब है जो हम आज दिखाना चाह रहे हैं। ये ये इस किताब का नाम है पॉल्स सर्वेज इन मीडिया एन इंडियन पर्सपेक्टिव और ये नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन से आती है। आप चाहे तो इस किताब को अमेजन पर देख सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेजन वगैरह पे ये किताब महंगी आती है। अगर हो सके तो आप नेशनल बुक ट्रस्ट की दुकानों से ले लें या फिर आप चाहें तो इसे किसी लाइब्रेरी से उठाकर पढ़ सकते हैं। आम लोगों के लिए ये किताब बहुत काम की नहीं होती, लेकिन अगर आप पत्रकारिता में हैं या फिर आपका शौक है, तो आप इस किस्म की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी एक सवाल आया है, ये मैथिल लोग पियर का गमछा काहे रखता है? भाई ये कैमरे की खराबी है। ये गमछा एक्चुअली पियर का नहीं है, ये वो है जिसे आप आमतौर पर रामनामी कहते हैं। ये थोड़ा भगवा है और कुछ-कुछ केसरिया। अ, चलिए तो वापस आते हैं हम अपने सर्वेक्षणों की किताब पर। सर्वेक्षणों की इस किताब को हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। टेक्स्ट बुक इसलिए क्योंकि आप इससे पढ़कर शुद्ध रूप से जिसे अकादमिक कहते हैं उस किस्म की चीजें सीख पाएंगे।
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें इसमें बहुत साफ-साफ बताई जाती हैं। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि किस किस्म की बेईमानियां की जाती हैं वो इस किताब को पढ़कर सीखा जा सके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। किताब में कुल 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर के अलावा इसमें एक छोटा सा प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट, फॉरवर्ड, ऐसी चीजें हैं। जो 11 चैप्टर हैं, उन 11 चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे कि किन किन विषयों पर बात की गई है, तो सबसे पहले तो इतिहास के बारे में बात की गई है कि चुनावी सर्वेक्षणों का इतिहास, ये शुरू कहाँ से हुए। धीरे धीरे से ये किताब वहां से आगे बढ़कर मीडिया कैसे इन सर्वेक्षणों को करती है उस पर आ गया है। फिर हम लोग वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो इस पर एक पूरा चैप्टर एग्जिट पोल्स पर है। एग्जिट पोल अब भारत में नहीं होते, इन पर थोड़ी पाबंदी लग गई है, तो बेईमानी करने के विकल्प थोड़े कम हो गए हैं। इसमें एक और चैप्टर जो गौर करने लायक है वो 9वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है स्लोगन टू स्कीम्स टू सर्वे। ये चैप्टर इसलिए क्योंकि ज्यादातर पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग जो पहले तो सर्वेक्षणों के जरिए इस काम में आए थे, उन्होंने धीरे धीरे चुनाव की रणनीति बनाने और चुनाव के लिए नारे बनाने का काम करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसी किताबें और ऐसी जानकारी के साथ आप अपनी कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। भारत में अभी फिलहाल कई ऐसे लोग हैं जो इस किस्म का काम करते हैं। आप उनमें से कुछ एक के नाम से अच्छी तरह वाकिफ है। हम हर एक का नाम नहीं लेना चाहेंगे, मेरे व्यवसायिक हित से जुड़ा है। इसमें जो 10वां चैप्टर है वो भी देखने लायक है। ये 10वां चैप्टर इसलिए देखने लायक है क्योंकि ये दोबारा से सोचने के लिए कहता है इन सर्वेक्षणों के बारे में। दोबारा से सर्वेक्षणों के बारे में सोचने इसलिए कहता है क्योंकि ज्यादातर वक्त हम लोग जो सर्वे देखते हैं वो पूरी तरह सच नहीं होता। जो इस किताब में या साइकोलॉजी की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एरर मार्जिन रखते हैं। उसमें हम लोग लोगों के झूठ बोलने की संभावना का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। लोगों के झूठ बोलने की संभावना का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह बैठा है जहां 4 वोटर मान लेते हैं उदाहरण के लिए आरजेडी के, तो आरजेडी के 4 वोटर्स के सामने कोई भाजपा का वोटर ये बिल्कुल भी नहीं स्वीकारना चाहेगा कि वो भाजपा को वोट देगा। उल्टा भी अगर आप कर लें कि अगर कहीं पर 4 भाजपा के वोटर बैठे हुए हों और एक वोटर ऐसा है जो कि कांग्रेस को वोट देने वाला है, तो वो किसी हालत में नहीं स्वीकारेगा कि वो कांग्रेस को वोट देने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो झूठ बोलेगा और हमें उस झूठ को पकड़ना होता है। तो जैसे ही हमें नजर आता है अपने सर्वेक्षण के फॉर्म को देखकर कि इस फॉर्म में झूठ बोला गया है, तो हम लोग वो फॉर्म छांट देते हैं। आमतौर पर मीडिया ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे गिनती दिखानी होती है कि हमने 2000 लोगों का सर्वेक्षण किया। वो हरगिज ये नहीं कहना चाहते कि इसमें से 500 फॉर्म तो भाई फर्जी निकल गए या झूठे निकल गए, इसलिए हम लोगों ने इसे छांट कर निकाल दिया। वो हमेशा n = 2000 दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमने सर्वेक्षण किया है, ये कहना चाहेंगे। तो इस वजह से जो आप देख रहे होते हैं वो कई बार गलतियां नहीं होती। चुनाव के सर्वेक्षण के आधार पर जो प्रेडिक्शन आ रहा होता वो गलत नहीं होता, वो सीधा सीधा बेईमानी होती है। अगर आपको पता है कि इस बेईमानी को पकड़ा कैसे जाता है तो आप आसानी से सर्वेक्षण देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सीटें आने वाली। जैसे पिछले चुनाव में सर्वेक्षणों के आधार पर मेरा अंदाजा था कि 289 के आसपास सीटें आएंगी। 289 पे 10% का एरर मार्जिन लिया जाता है। 10% का एरर मार्जिन अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो जो भाजपा की सीटें आई वो करीब करीब पक्का पक्का सही हो जाती। और ये तब था जब मैंने सर्वेक्षण खुद से नहीं किया था, मैंने दूसरे लोगों के सर्वेक्षण देखे थे। ऐसे ही जो आमतौर पर सर्वेक्षण करने वाले पत्रकार होते हैं या सर्वेक्षण करने वाले दूसरी एजेंसियां होती हैं, उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें भी सही चीज पता होती है, वो बताते नहीं बस।
तो ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए ये किताब अच्छी काम की किताब हो सकती है। अगर आपको समय मिले या आपकी इस विषय में रुचि हो तो आप ये किताब उठाकर ज़रूर देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हम लोग चुनाव सर्वेक्षणों पर एक दूसरी किताब उठाएँगे। इस बार हम लोग थोड़ी और ज़्यादा सेकुलर किताब उठाएँगे, मतलब इस वाली किताब से थोड़ी ज़्यादा सेकुलर। चलिए, नमस्कार।